नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ में आज राज्योत्सव की धूम है और छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर राज्योत्सव को रजत जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे और दिल की बात कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान राज्य के लोगों को वो करोड़ों रुपए के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम के रूप में बड़ा तोहफा देंगे, जिसका मकसद है कि राज्य के विकास को तेज करना। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6 घंटे 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे और वो राज्य के विकास, सांस्कृतिक और रास्ता से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। और इस दौरान बता दें आपको कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल ब्रह्म कुमारी कार्यक्रम और साथ ही राज्योत्सव में भी शामिल होंगे। 25 साल पूरे होने के बाद से ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे 6 घंटे रहने वाले हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साई हॉस्पिटल ब्रह्म कुमारी कार्यक्रम और राज्योत्सव में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। रायपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 25 साल पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे और इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। रोड शो के रूट पर 2000 से ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे और जबकि ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि भीड़ और सुरक्षा दोनों को नियंत्रण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पटना पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल तक सभी एजेंसियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोड शो के मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी का रोड शो शाम 4 बजे से लेकर दिनकर गोलंबर के रूप में और साथ ही कदम कुआं, बारीपथ, बकरागंज के होते हुए उद्यम नगर तक पहुंचेगी और यहां पर पूरे रूट की क्लियर रखने के लिए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में पटना पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी शामिल होंगे और रोड शो के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की एंट्री रोके जाने के लिए रूट पर भी कई लेयर वाली सुरक्षा तैनात रहेगी। रोड शो के दौरान ट्रैफिक रूट में बदलाव भी लागू किया गया है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पटना में कल प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो आयोजित किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब बस 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है, लिहाजा सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेता तबातोड़ प्रचार करके जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मैदान में उतरने वाली हैं और ये सभी नेता आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव तो 10 दिनों के अंदर 120 रैलियां करने वाले हैं, तो वहीं कई जगह बिहार में मौसम ने राजनीति की रफ्तार ही रोक दी है। बारिश के कारण प्रियंका गांधी की खगड़िया में होने वाली जनसभा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस दौरान सभी नेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वहीं जनसभा भी लगातार देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना में हैं, तो वहीं आज अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी आज रोड शो करने वाली हैं और जनसभा करने वाली है और इस दौरान तबातोड़ बिहार में बड़े नेताओं की रैलियां देखने को मिल रही हैं। जेपी नड्डा कई जनसभाएं करेंगी, तो वहीं अमित शाह भी कई जनसभाएं करने वाले हैं और लोगों को संबोधित करने वाले हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ वसीम राजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बिहार की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस दौरान तबातोड़ रैलियां देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ अपडेट है? आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। प्रधानमंत्री मोदी कल पटना में हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी आज हैं। इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार है? क्योंकि बीजेपी के आज अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा की भी रैली है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में वन साइडेड इलेक्शन है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बिहार की जनता जो है विकास के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है इस वक्त वापस जंगल राज में नहीं जाना चाहता है। लोग विकास को देख रहे हैं, विकास के साथ जाना चाहते हैं। जंगल राज और लालटेन का जमाना अब खत्म हो चुका है। आज के जमाने में जहां एक सेकंड के लिए लाइट बंद हो जाए तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे में लालटेन युग में वापस बिहार जाना नहीं चाहेगा और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर भी पूरी तरह से मैदान में ताल ठोक चुके हैं। नहीं, प्रशांत किशोर हो चाहे कोई भी हो, मैदान प्रशांत किशोर तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी सीट है 10 से कम आने की संभावना है। ठीक है, या प्रचंड बहुमत से जीत, तो दूर दूर तक प्रचंड तो दिख नहीं रहा है। प्रशांत किशोर का प्रचंड बहुमत तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में एक तरफा लड़ाई है, कोई टक्कर में नहीं है। महागठबंधन जो है अभी भी अंदरूनी लड़ाई से आपस में ही लड़ रहे हैं। महागठबंधन के घटक जो है अभी भी कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी यादव ने किस तरह से राहुल गांधी के गले पे हाथ दबा के जबरदस्ती अनाउंसमेंट, मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करवाया उन्होंने। तो इससे तो स्पष्ट है। और हमारा जहाँ कह सकते हैं कि एनडीए जो है पहले दिन से ही एक लाइन में, हमारे सारे घटक के जो भी दल हैं सब एक लाइन में कह रहे हैं नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं। सर, एनडीए का कल जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, तेजस्वी यादव उसको सॉरी पत्र कह रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? ये अपने जब इनके माताजी और पिताजी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस जमाने के उन्होंने क्या किया ये भी देख लें और हमने क्या किया ये भी देख लें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक है जो भी वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा करती है हमारी सरकार। ये नहीं है कि कुछ भी कह देना। अब तेजस्वी यादव जिस तरीके से नौकरी की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है? एक आम आदमी भी, एक अर्थशास्त्री तो छोड़िए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तो छोड़िए, जो एक मजदूर जो है खेतीहर मजदूर जिसको कहते हैं, किसान जो दिन भर खेती करता है, उसको भी कह दिया जाए कि 3 करोड़ नौकरी जो है तेजस्वी यादव देंगे, तो भी मजाक बनाता है कि 3 करोड़ नौकरी देने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं। बिहार का बजट कितना है? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। मुंह से कहना है कुछ भी कह दो, देना तो है नहीं। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चीजें तेजस्वी क्या करना चाहते हैं? तेजस्वी को बस यही है कि कुछ भी कह के सत्ता कैसे हथिया ले। तो कहीं ना कहीं सर महागठबंधन टक्कर तो दे रहा है, क्योंकि वोट छोड़ गद्दी छोड़ का भी नारा यहाँ पर राहुल गांधी लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनसभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी जो नारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी को फिर इतनी देर क्यों लगी उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में? इनके जो प्रभारी है वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई के लिए आपस में भिड़े पड़े हैं। तो उनको बिहार की क्या चिंता होगी? बिहार में तो यहाँ भी एनडीए के लेकर भी तो ये लोग कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि उनकी सेहत सही नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं? लगातार यही विपक्ष से तो यही कहा जा रहा है सर। देखिए, विपक्ष के कहने से थोड़ी हमारी पार्टी चलती है, हमारे घटक चलते हैं। आप ये बताइए ना कि हमारे किसी नेता ने कहा हो, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हो या हमारे प्रभारी ने कहा। हमारे प्रभारी से लेके जितने भी हमारे नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, एक लाइन में बात कहते हैं कि सर पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बीजेपी के पास एकदम एक लाइन की बात है कि जब पिछली बार नीतीश कुमार जी ने भी कहा है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि पिछली बार ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे कि हमारे नंबर कम है, आपके नंबर ज्यादा, आप बनाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा
कि भाई हमने कह रखा है कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके नंबर कम है या ज्यादा, मुख्यमंत्री आप होंगे। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें आपको कि बिहार में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है और इस दौरान नेताओं के लगातार जनसभाएं देखने को मिल रही हैं और आज तबातोड़ बिहार में नेताओं की रैली है। भोजपुरी अभिनेता से नेता बने रवि किशन को धमकी भरा कॉल आया है। राजनीति में अपनी दमदार पहचान बना चुके रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से बीजेपी सांसद है और उन्हें शुक्रवार को जान से मारने की धमकी मिली है। रवि किशन को धमकी देने वाला व्यक्ति खुद को बिहार के आरा जिले का बताया रहा है, तो वहीं धमकी देने वाला शख्स ने रवि किशन के सचिव को भी फोन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार निवासी अजय कुमार ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम त्रिवेदी को फोन किया था। आरोप है कि आरोपी ने फोन पर गालियां दी और धमकी देते हुए कहा कि रवि किशन यादव पर टिप्पणी करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। बता दें कि सचिव शिवम त्रिवेदी ने बताया है कि सांसद ने कभी किसी जाति या फिर समुदाय पर कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं कही है, तो आरोपी और ज्यादा भड़क गया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हर गतिविधियों की जानकारी है और जब 4 दिन के बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। ऐसा बताया जा रहा है कि फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर को जगह अस्पताल बनाने की चर्चा की थी। बता दें कि सांसद रवि किशन ने अपने पोस्ट में कहा है कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहा गया है और मेरी माताजी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और प्रभु श्री राम के प्रति आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिसका जवाब लोकतंत्र और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ना मैं इन धमकियों से डरता हूं, ना ही कभी झुकूंगा। बता दें कि रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी गई है और इसके बाद से पुलिस भी अब लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत। बता दें कि सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद से सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव के समर्थन में ये फोन बताया जा रहा है जिस पर फोन से मारने की रवि किशन को धमकी दी गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि किस तरह से रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक अलग पहचान बनाने वाले लोकप्रिय सांसद रवि किशन को बिहार से जान से मारने की धमकी मिली है। आरा जिले के जवनिया गांव निवासी अजय कुमार यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने रवि किशन के मोबाइल पे फोन किया पर वह मोबाइल उनके निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने उठाया और उसके बाद उन्होंने रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यादव को किस तरीके से उन्होंने गलत बोला है और अगर वह बिहार में चुनावी दौरे पे आते हैं तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। तो क्या ये फोन कॉल चुनाव से रिलेटिव है, कह सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल का समर्थन किया गया है इसमें? यह पूरी तरीके से चुनाव से रिलेटेड है क्योंकि खेसारी लाल यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और रवि किशन और खेसारी यादव में हर समय जहां जहां रंगे हो रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं चुनावी जंग छिड़ी चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या कुछ पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? गोरखपुर एसएसपी के द्वारा रामगढ़ ताल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और पुलिस की टीम भी गिरफ्तारी का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और बिहार के लिए भी यहाँ से निकल चुकी है। चलिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी फ़ोन से दी गई है। इसके साथ पुलिस लगातार अब इस पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। मलेशिया के 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आज आयोजित हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में भाग लिया है और इसके साथ ही रक्षा मंत्रियों की बैठक में
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा गहराई और साथ ही प्रासंगिकता बढ़ी है, जो एक संवाद मंच से व्यवहारिक रक्षा सहयोगों के लिए गतिशील ढांचे में विकसित हुआ है। भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण रक्षा सहयोग को आर्थिक विकास, प्रौद्योगिक साझेकरण और साथ ही मानव संसाधन उन्नति के साथ एकीकृत करेगा। बता दें कि सुरक्षा विकास और स्थिति के बीच ये बड़ी भागीदारी समझी जा रही है। इसके साथ ही भारत के दृष्टिकोण को भी परिभाषित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया पहुंचे और इस दौरान रक्षा मंत्री ने बैठकों में लगातार भाग भी लिया है। दूरदर्शी सोच का प्रतीक था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो अपने डायलॉग पार्टनर्स को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के समाधान में शामिल करना चाहता था। पिछले 1.5 दशक में यह फोरम निरंतर विकसित हुआ है और एक डायलॉग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अब यह प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन का डायनेमिक फ्रेमवर्क बन चुका है। एक्सेलेंसी, टिमोर लेस्टे को एडीएमएम प्लस में इंडक्ट किए जाने पर उसका मैं स्वागत करता हूं और अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मलेशिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर दिया गया जोर समयानुकूल भी है और अत्यंत रेलेवेंट भी है। सिक्योरिटी में इंक्लूसिविटी का अर्थ है कि सभी देश, चाहे उनकी साइज या कैपेसिटी कुछ भी हो, रीजनल ऑर्डर के निर्माण में समान भागीदार बने और उससे लाभान्वित हों। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है, बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया पहुंचे हैं और आसियाना रक्षा मंत्रियों की ये बैठक आयोजित की गई है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठकें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत की स्थिरता को और भी ज़्यादा मजबूत करें। 12वीं आसियान और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ कर्नल देवानंद रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं हमसे और उनसे जानते हैं कि इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया पहुंचे और भारत के लिए ये कितना बड़ा साबित होगा ये बैठक। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक प्रगति हुई है, उससे ये साफ कर दिया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत अब एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। जी। जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अमेरिकी रक्षा सचिव पीटी हेग्सेथ के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं, ये समझौता केवल रक्षा खरीद का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक साथ प्रोडक्शन का, उन्नत टेक्नोलॉजी साझेदारी और इंडो पैसिफिक जिसकी चर्चाएं हो रही है, सुरक्षा ढांचे को जो मजबूत करने का एक संकेत देता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए 31 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक कोलालमपुर में जो ये आयोजित हुआ है, अगर इसमें हम देखें तो आज कुछ चीजें साफ स्पष्ट भारत के समर्थन में नजर आती हैं। भारत ने ये भी स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास, तकनीकी साझेदारी और मानव संसाधन ये सब उन्नति के बिना संभव नहीं हो सकते। तो सर, भारत के लिए ये बैठक कितनी ज़्यादा मतलब जरूरी भी थी और कितने ये व्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे और लगातार वो हम देख रहे हैं कि बैठकें कर रहे हैं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आज जिस प्रकार से ये एक तरह जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पटल पर जो गतिविधियां चल रही हैं, एक मैं कहूँगा उथल पुथल जो चल रही है, और उसमें अमेरिका जो पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत के साथ एकदम आगे बढ़कर के आया है, तो ये संकेत देता है कि भारत और अमेरिका जो भी दबाव की नीति अपनाई थी अमेरिका ने पिछले कुछ 2-4 महीनों में, अब उसमें अमेरिका साफ साफ संकेत दे चुका है ये समझौते को लेकर के जो 10 वर्ष का हुआ है। उसके अलावा चाबार पोर्ट के ऊपर जो हमारे ऊपर प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से अफगानिस्तान को लेकर के और पाकिस्तान के चीन को लेकर के मैं मानता हूं चीजें भारत के पक्ष में हैं। और एक चीज मैं मेरी तरफ से बताना चाहूंगा, देखिए आज जिस प्रकार से भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, भारत खुद एक ब्लॉक बन चुका है और 10 साल का डिफेंस
फ्रेमवर्क ये नहीं कहता कि हम साथ हैं, ये कहता है कि हम नेतृत्व कर रहे हैं। और जहां तक चाबहार पोर्ट की मैंने बात की, ये रणनीतिक संप्रभुता है भारत की, और इंडो पैसिफिक में जो शांति चाहता है, अब ये मानना पड़ेगा दुनिया को कि उसे भारत चाहिए, और जो प्रभुत्व चाहता है उसे भारत से साथ चल करके करना होगा। ये एक इसकी अहम भूमि मैं देख पाता हूँ। और इस पूरी श्रृंखला को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर बहुत साफ है। भारत आज किसी गुट का हिस्सा नहीं, लेकिन हर वैश्विक निर्णय मंच का केंद्र बन चुका है। भारत सहकारिता की बात करता है, पर एक बात तय है कि संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। और मुझे लग रहा है कि अब जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार, मोदी जी जिस प्रकार से पूरे इस मामले को डील कर रहे हैं, आप देखिए अभी एक एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल जिसका नाम दिया गया है, जिसको लेकर के भारत ने नोटम इश्यू किया है। पूरे पाकिस्तान को एक तरह उन्होंने आइसोलेट कर दिया है, सेंट्रल इंडिया के अंदर, अपने लखनऊ के अंदर कर दिया है, बांग्लादेश उड़ीसा क्षेत्र को हमने नोटम कर दिया है, और पूरे ईस्ट को। तो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है भारत के सम्मान के लिए, और भारत की उसमें कुछ न कुछ, जिस तरह अगर हमें याद हो 2019 में जब हमने 370 हटाया था, तो भारत एक तरह एक साथ दिखाई दे रहा था। अब ये मैं मानता हूं अमेरिका के, मैं कहूंगा घुटनों के बल आ गया है। कोई कुछ भी बोले, पर जिस प्रकार ये समझौता हुआ है, और इसके पीछे हमारा जो गलियारा था सेंट्रल एशिया का चाबहार पोर्ट से, उसके लिए भी उसने प्रतिबंध हटा दिया है। तो मैं मान रहा हूं, और भारत नोटम कर रहा, जो नोटम इश्यू किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश को घेरने के, मैं भारत के लिए शुभ संकेत देख रहा हूं। और हमें सबको तैयार रहना चाहिए, देश को कुछ बड़ा होगा, और इसके लिए भारत सरकार को हमें धन्यवाद करना चाहिए, और हम सबको एकजुटता से खड़े रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया पहुंचे हैं और 12वीं एशियान बैठक में भाग लिए हैं, और इसके साथ ही लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत की मजबूती को देखते हुए लगातार बैठकें कर रहे हैं, और इस दौरान भारत का फोकस सुरक्षा और विकास पर है, और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा और बैठक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ हवा और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में हवा की क्वालिटी आए दिन गिरती जा रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। 4 दिन से दिल्ली में स्मॉग की इतनी मोटी चादर बिछी है कि सूरज तक के दर्शन नहीं हुए हैं, और आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता भी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खराब कैटेगरी में है। वहीं दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, ITO चौक और साथ ही रोहिणी जैसे क्षेत्र है। हालातों को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 2 के नियम लागू हो गए हैं, तो वहीं आज से BS4 वाहनों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। लोगों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार से सहयोग करने की अपील की गई है, और मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली और इससे सटे नोएडा में वायु प्रदूषण का हाल बहुत ही बुरा है, तो वहीं सुबह शाम हल्की धुंध भी छा रही है, लेकिन स्मॉग के कारण ठंड महसूस नहीं हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। बीते दिनों अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री हुआ, जिसके चलते लोगों को उमस महसूस हुई। वहीं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं भी चली। IMD की रिपोर्ट के अनुसार 3 नवंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे हिमालय जोन प्रभावित होगा, और ऐसे में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश होने की उम्मीद है। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आज आपका आधार कार्ड अपडेट कराने का बहुत ही आसान हो गया है, और अब आप केंद्र पर लंबी लाइनें लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन बदल सकते हैं। ये नया नियम आधार सेवाओं को तेज, सरल और सुरक्षा बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। पहले दिन भी सुधार या फिर अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी था, और अब पूरा काम ऑनलाइन हो सकेगा। आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी सत्यापन और सरकारी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड से अपने आप हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया और भी तेज और सुरक्षित बनाई जाएगी। हर पैन कार्ड आधार कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन के आधार से लिंक करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा
नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आप उसे किसी भी वित्तीय या फिर टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी आपको आधार का सत्यापन आवश्यक होगा और अब बैंकों और साथ ही वित्तीय संस्थाओं के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इन नए नियमों से आधार से जुड़ी सेवाएं और भी सरल हो जाएगी और लोगों का समय बचेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप डेली 24 भारत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।